ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। दिल्ली से खबर है कि बिहार में चुनाव टालने पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोरोना की वजह से की गई थी चुनाव टालने की मांग, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार किया। इलेक्शन कमीशन हालात के हिसाब से फैसला लेने में सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले पर उन्हें यकीन है। आज बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। थोड़ी देर बाद इलेक्शन कमीशन करेगा चुनाव की तारीखों का ऐलान। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। यानी कि जो बिहार चुनाव की तारीखों को टालने का यहां पर याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस बाबत फैसला लेने के लिए सक्षम है और पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा। कोरोना की वजह से चुनाव को टालने की मांग की गई थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद 12:30 बजे का समय बताया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की बैठक का, माफी चाहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज चुनाव की तारीखों का ऐलान संभावित नजर आता है। बिहार के चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है अक्टूबर आखिर में और नवंबर की शुरुआत में। माना जा रहा है कि बिहार के चुनाव हो सकते हैं और ऐसे में तारीखों का ऐलान अब से कुछ देर बाद 12:30 बजे की बात कही जा रही है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्वाचन सदन के अंदर होगी, यानी कि चुनाव आयोग की होगी और उस चुनाव आयोग उसमें बिहार के चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसके अलावा कई सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है, उत्तर प्रदेश की भी कई सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है, तो उन पर भी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो इलेक्शन कमीशन हालात के हिसाब से फैसला लेने में सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आज बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से और उस दौरान यहां पर ऐलान किया जा सकता है तारीखों का। फिलहाल बिहार में चुनाव टालने पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है और इलेक्शन कमीशन को इस बाबत सक्षम होने की बात कही है। कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई नहीं करेगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन सक्षम है। कोरोना काल के हिसाब से क्या फैसला लेना चाहिए, इसके लिए इलेक्शन कमीशन की सक्षमता पर यकीन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। तो बिहार में चुनाव टालने पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। कोरोना की वजह से चुनाव टालने की मांग की गई थी और इस पर पूरी तरह से इनकार सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है कि वो इस पर सुनवाई करने नहीं जा रहे। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया। इलेक्शन कमीशन हालात के हिसाब से फैसला लेने में सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में यह कह दिया है। ऐसे में आज बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। ठीक 12:30 बजे बताया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इलेक्शन कमीशन की थोड़ी देर बाद और चुनाव की तारीखों का ऐलान इसमें होगा। बिहार के चुनाव टालने पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। कोरोना की वजह से चुनाव टालने की मांग की गई थी। ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ न्यूज़रूम से जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, बिहार के चुनावों की तारीखों का ऐलान 12:30 बजे हो सकता है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना जा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आज जो याचिका थी चुनाव टालने की उस पर इनकार कर दिया है सुनवाई से। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने इस फैसले में? देखिए तो सार सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव तारीखों के ऐलान के बीच सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि बिहार का चुनाव कोविड की वजह से टाल दिया जाए क्योंकि इस वक्त सही माहौल नहीं है, कैंपेन नहीं हो पाएगा सही ढंग से और ऐसे में चुनाव को टाल देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहते हुए इनकार कर दिया कि देखिए चुनाव आयोग एक अपने आप में स्वायत्त निकाय, स्वायत्त बॉडी है और उसको बेहतर मालूम है कि किस वक्त क्या फैसला लेना है। ऐसे में हर एक चीज में कोर्ट इंटरफेरेंस करे जरूरी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो इस मामले के सुनने से इनकार कर दिया। अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। अब से कुछ देर बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और संभावना इस बात की है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो इस पूरी कयासों के बीच अब तारीखों का ऐलान होने जा रहा है और चुनाव की तारीखें क्या होंगी अब से कुछ देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। यानी कि जो चुनावी गणित है बिहार में जो पिछले काफ़ी दिनों से रस्साकसी चल रही है, अब उसकी इतिश्री हो जाएगी और अब चुनावी तैयारियां शुरू हो सकती हैं। ब्रजेश, लेकिन कोविड काल के अंदर चुनाव कराना एक चुनौती तो होगा, तो चुनाव आयोग को काफी मशक्कत भी करनी पड़ी होगी इस तमाम गाइडलाइंस को बनाने में, क्योंकि तमाम गाइडलाइंस के साथ ही चुनाव संपन्न होंगे अभी कोविड काल के मुताबिक। लगता है ब्रजेश तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से, हम उसको दुरुस्त करते हैं। लेकिन तब तक आपको बता दें कि बिहार में चुनाव अब बेहद नज़दीक हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो टालने की बात की गई थी, याचिका डाली गई थी, उसको सिरे से खारिज कर दिया है, उस पर सुनवाई करने से मना कर दिया। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज तारीखों का ऐलान कर सकता है। ये बहुत काफ़ी हद तक संभावित है। ऐसे में आज बिहार की तारीखों का
ऐलान इलेक्शन कमीशन कर सकता है। बड़ी चुनौती यह है कि जो कोविड काल के दौरान चुनाव कराने हैं उनमें किस तरीके की गाइडलाइंस होंगी, क्योंकि भीड़ को कम से कम इकट्ठा किया जाए, जो लोग आए वो तमाम एहतियात के साथ आए। चुनाव के दौरान जितने भी लोग बूथ पर पहुंचेंगे उन सबके एहतियात को ध्यान में रखा जाए। ये तमाम वो चीजें होंगी, क्योंकि थर्मल स्कैनिंग से लेकर मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, इन तमाम चीजों को रखना होगा। दूसरा, ईवीएम का वो जो बटन होगा, उस बटन को दबाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अगर वहां पर पहुंचेगा तो सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे संक्रमण के फैलने की खतरा एक बड़ा पैदा होगा, तो उसके लिए क्या कुछ वहां पर इंतजाम होंगे। इलेक्शन कमीशन इस तमाम चीजों पर सोच विचार करने के बाद तमाम गाइडलाइंस रखेगा। इन्हीं पर सबसे ज्यादा नजर है कि कितना सुरक्षित ये पूरा चुनाव होगा बिहार का, क्योंकि बेहद करीब आ चुका है बिहार का चुनाव। और जो याचिका डाली गई थी बिहार के चुनाव को टालने की, उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए सक्षम है और हर बात में कोर्ट इंटरफेरेंस करे ये जरूरी नहीं होता है। तो ऐसे में बिहार में चुनाव टालने पर सुनवाई से इनकार सुप्रीम कोर्ट का हो गया है और इलेक्शन कमीशन अब स्वतंत्र है, वो तारीखों का ऐलान कर सकता है, लेकिन तमाम गाइडलाइंस पर नजर रहेगी कि किस तरीके से गाइडलाइंस रखी जाएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। इलेक्शन कमीशन हालात के हिसाब से फैसला लेने में सक्षम है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आज बिहार की चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, काफी हद तक संभावित है कि आज बिहार के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो। थोड़ी देर बाद इलेक्शन कमीशन चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। बिहार के चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां इसका इंतजार कर रही हैं कि कब चुनाव हो। सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव हो और दूसरी तरफ विपक्ष चाहता है कि चुनाव को टाल दिया जाए, जिससे कि और ज्यादा समय मिले माहौल बनाने में। ब्रिजेश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, जिस बात का जिक्र मैं आपसे कर रहा था और सवाल मैंने आपसे किया था, अब तक आवाज नहीं पहुंची थी। सवाल ये था कि तमाम गाइडलाइंस बनानी होंगी, क्योंकि चुनाव के दौरान जब मत देने के लिए, वोट करने के लिए जनता घर से बाहर निकलेगी और बूथ पर पहुंचेगी, वहां ईवीएम को भी टच करना होगा, वहां पर आपको स्याही लगवानी होगी, वहां पर आपको लाइन में खड़ा होना होगा। ये तमाम जो प्रोसेस होंगे, इसमें संक्रमण फैलने की जगह जगह बहुत ज्यादा संभावनाएं होंगी और उनको गाइडलाइंस के जरिए रोकना होगा। आप थर्मल स्कैनिंग करेंगे, उससे चलिए जिसका टेम्परेचर होगा आप उसे एक दूसरी लाइन में या किसी और तरीके से मत दिलवा सकते हैं, लेकिन ईवीएम तक पहुंचेंगे, ईवीएम का बटन दबाएंगे, वहां पर भी संभावनाएं होंगी। तो चप्पे चप्पे पर कहना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को गाइडलाइन बनानी होगी कि किस तरीके से कोविड से यहां पर खतरा, कोविड का जो खतरा है उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। तो सर देखिए, ये बड़ी चुनौती है और वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप आपको इस चुनौती को स्वीकार भी करना होगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि कोविड कब जाएगा ये किसी को नहीं मालूम है, लेकिन क्या कोविड के रहते हुए जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो खत्म हो जाए या फिर चरमरा जाए, ये भी उचित नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है कि कोविड एक महामारी है और वो महामारी अभी लंबे समय तक रहने जा रही है। दुनिया के जो दूसरे मुल्क हैं वहां पर भी इस बीच में चुनाव हुआ है, सत्ता परिवर्तन भी हुए हैं, वोटिंग भी हुई है। अमेरिका में कुछ चुनाव होना है अगले कुछ महीनों में। बिल्कुल, उन चुनौतियों के साथ हमें चलना होगा, हाँ, लेकिन ये पूरे प्रिकॉशंस के साथ। अब चुनाव आयोग की जो तारीखों पर ही केवल निगाह नहीं रहेगी हमारी, बल्कि इस बात को भी देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर चुनाव आयोग किस तरीके से इस कोविड के खतरे को कम से कमतर करते हुए चुनाव कराने जा रहा है। बिल्कुल, ये चुनाव अपने आप में नायाब होगा। इस चुनाव में वो भीड़ आपको नहीं दिखाई देगी जहां 2, 4, 6, 8 लाख लोग जो है, पटना का गांधी मैदान वैसे भी भीड़ भरने के मायने में अपने आप में विख्यात रहा है। कहते हैं जिसने पटना के गांधी मैदान में भीड़ भर दी वो उसको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब भीड़ वो पैमाना नहीं होगी शायद जो है, क्योंकि अब वर्चुअल रैलियों का दौर आएगा। नेता सीधे जाकर के हाथ पैर जोड़ने की अपेक्षा वो अपने वर्चुअल रैलियों के जरिए लोगों से मिलेंगे, या इक्का दुक्का जो लाव लश्कर चलते थे खास करके बिहार के चुनाव में, तो वैसे भी दर्जनों गाड़ियों का लाव लश्कर ना हो तो फिर चुनाव बेकार जो है। बिल्कुल, तो वो तमाम चीजें बदली हुई नजर आएंगी। तो दिलचस्प यही होगा कि चुनाव आयोग अच्छा ब्रिजेश, जो चुनाव के तमाम बदलाव के साथ चुनाव कराता है, जो सियासती पंडित होते हैं वो थर्मामीटर डालकर इन्हीं रैलियों के लाव लश्कर के साथ ये अंदाजा लगाते हैं कि किसका पलड़ा भारी है। इस बार बहुत ग्रे शेडेड रहेंगे, क्योंकि आकलन करना बहुत मुश्किल होगा। वर्चुअली कौन किसके साथ है ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होगा, और बूथ स्तर पर या डोर टू डोर जाकर इसका आकलन करना यह भी बहुत असंभव है। तो ऐसे में ग्रे शेड रहेंगे, सियासती पंडित इस बार बहुत ज्यादा आकलन कर नहीं पाएंगे।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वोट परसेंटेज को बढ़ाना चुनाव आयोग की सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहती है, लेकिन इस कोविड खतरे के बीच में कितने लोग वोट देने के लिए निकलेंगे, ये बड़ा सवाल है। और अगर लोग नहीं निकल रहे हैं तो फिर क्या चुनाव आयोग इस बार बिहार चुनाव में कुछ नया प्रयोग करने जा रहा है? मसलन क्या मोबाइल के जरिए, मोबाइल फोन के जरिए या ऑनलाइन के जरिए आप वोटिंग कर सकते हैं, इस तरह का कोई नया पहल करने जा रहा है? वो एक दिलचस्प होगा। तो ये इन्हीं सब चीजों पर निगाहें रहेंगी, क्योंकि आपको समय के साथ बदलाव करना होगा। और केवल आप ये कह करके कि भैया आपने थर्मल स्क्रीनिंग कर दी और आपने सैनिटाइजर दे दिया और वोटर को आपने वो पोलिंग बूथ तक भेज दिया, ये संभव नहीं होगा, क्योंकि पोलिंग बूथ तक लाना भी एक बड़ी चुनौती है। और तमाम लोग, खास करके एलिट क्लास जो है, वो तो वोटिंग से बिल्कुल दूर रहेगा। बिल्कुल। और ऐसे में वोट ऑफ परसेंटेज नजर होगी, ये नजर रहेगी 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है इलेक्शन कमीशन की, और इसी पर नजर रहेगी कि गाइडलाइंस क्या है, किस तरीके से चुनावों को संपन्न करा रहा है इलेक्शन कमीशन, और साथ ही साथ तारीख क्या होंगी। तो चलिए, ठीक 12:30 बजे जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, हम आपको तुरंत न्यूज वन इंडिया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवाएगा और एक एक पल पल की खबर आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल अगली खबर पर आगे बढ़े। ब्रजेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कृषि बिल के खिलाफ सड़कों पर किसान हैं और किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया है। देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया गया। किसान संगठनों के साथ ही 31 संगठन शामिल हो रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत अन्य राज्यों के किसान भी शामिल हो रहे हैं। किसान संगठनों को मिला कई राजनीतिक पार्टियों का समर्थन, और ऐसे में कांग्रेस, आरजेडी, सपा, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, टीएमसी का समर्थन है। यानी कि जो विपक्ष है वो एक साथ लामबंद खड़ा है सरकार के खिलाफ। दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। किसानों के समर्थन में दुकानदारों के ने बंद की है दुकान, और भारत बंद के कारण दिल्ली चंडीगढ़ बस सेवा बंद की गई है। तो ये किसानों का आज आंदोलन है, और जो समय, क्योंकि लगभग 12 से 12:30 बजे का समय या 2 बजे तक का समय वो है जब ये पीक पर होगा आंदोलन, जब भारत बंद पीक पर होगा। तमाम जगहों से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि किसान इकट्ठा हो रहे हैं। तो वहीं बागपत का जिक्र करें, भारतीय किसान यूनियन ने NH 709 को जाम कर दिया है। सड़कों पर बैठ गए हैं भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और खाने का सामान लेकर हाईवे पर बैठे हैं। भारतीय किसान यूनियन के लोग कृषि अध्यादेश बिल को लेकर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। बड़ौत क्षेत्र के दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर यह जाम लगा दिया गया है। तो बड़ौत क्षेत्र के अंदर ये धरने पर बैठे हैं और खाने का सामान लेकर बैठ गए हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन इनको रोकने की कोशिश कर रहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखे, लेकिन इसी के साथ ही इन लोगों ने चक्का जाम कर दिया है, सड़क जाम कर दी है, और कृषि अध्यादेश बिल को लेकर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। ये बागपत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बागपत के अंदर किसान चक्का जाम करके बैठे हैं, सड़कों पर बैठे हैं भारतीय किसान यूनियन के ये तमाम किसान। और जैसे कि पहले ही इन्होंने ये जानकारी दी थी, ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, न्यूज रूम में कहां से खबरें आ रही हैं कि किसानों ने चक्का जाम किया हो, क्योंकि यह प्रदेश व्यापी नहीं बल्कि देशव्यापी आंदोलन है, और ऐसे में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर यह किसानों का आंदोलन चल रहा है। क्या कुछ खबरें पहुंच रही है न्यूज रूम में? देखिए तुषार, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कृषि बिल पेश हुआ, कृषि बिल में संसद में तो हंगामा अभी भी चल रहा है। संसद के बाहर जो है, संसद के अंदर, दोनों तरफ हंगामा बरपा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान बिल के खिलाफ किसानों की लगभग सभी यूनियन, 31 यूनियन इस वक्त सड़कों पर हैं और चक्का जाम कर रही हैं। पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा इसका असर देखा जा रहा है। जिस तरीके से 20 जो ट्रेनें थी वो पहले से ही निरस्त कर दी गई। ट्रैक पर जो है वहां पर पंजाब और हरियाणा में जो किसान ट्रैक पर आ गए हैं, ट्रैक को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। वेस्ट यूपी में आपको इस पूरी स्ट्राइक का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। चाहे वो बागपत की बात की जाए, मेरठ की बात की जाए, आप मुजफ्फरनगर चले जाइए, आप इस पूरे एरिया में, गाजियाबाद, नोएडा, इन सभी तमाम इलाकों में आपको किसानों के प्रदर्शन तेजी के साथ देखने को मिलेंगे। नोएडा में किसानों ने जो है डीएनडी को ब्लॉक कर दिया। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो यूपी और दिल्ली की लगने वाली सीमा है वहां पर किसान डटे हुए हैं। तो हर जगह पर इस वक्त किसान पहुंच रहे हैं और किसान चक्का जाम कर रहे हैं। किसानों का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकार ने जो कृषि बिल लेकर के आई, वो विपक्ष ने जिस तरीके से इसको हवा दिया, जिस तरीके से एक माहौल बनाया कि ये बिल दरअसल किसानों की तबाही है, किसानों की बर्बादी है, और उसी के बाद किसान लगातार आक्रोशित है। लेकिन सरकार की तरफ से जो कोशिश होनी चाहिए थी कि उनको कन्विंस करते, तमाम यूनियंस को लेकर के
उनको बुलाते, उनकी तमाम आशंकाओं को दूर करते, तो उस तरह का कोई ठोस कदम नहीं हुआ। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल में विपक्ष को आड़े हाथों जरूर लिया, लेकिन आड़े हाथों लेने से शंकाएं निर्मूल नहीं साबित होती। आपको शंकाओं को खत्म करना होगा, उसका निवारण करना होगा, और उसके लिए आपको तमाम किसान यूनियन से क्या मिलकर ब्रजेश आपको ये जरूरत चर्चा- महसूस होती है कि जिस तरीके से संकट के समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, राष्ट्र के नाम संबोधित करते हैं, एक बार फिर से प्रधानमंत्री को आने की जरूरत है? निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री वो चेहरा है, वो मास अपील करते हैं, मास एक्सेप्टेंस है उनकी जो है, और उनको ये बताना चाहिए कि आखिर किन हालातों में आपने ये फैसला लिया, क्यों आपको ये फैसला लेना पड़ा, और इसके पीछे किसानों का कैसा हित जुड़ा हुआ है। क्योंकि अभी तो विपक्ष ये प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहा है कि ये निजीकरण को, अब एग्रीकल्चर को भी जो है निजी हाथों में देने की, कॉरपोरेट के हाथों में देने की तैयारी हो रही है। एमएसपी खत्म की जा रही है, एमएसपी खत्म करने से किसान तबाह हो जाएगा, बर्बाद